अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत मौसम के साथ करेंगे। दिसंबर का महीना शुरू होते ही देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सभी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसी तरह बर्फबारी जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ये खूबसूरत वादियां और इन खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते सैलानी। कोई इस बर्फबारी के बीच सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, तो कोई बर्फ के गोले बनाकर खेल रहा है और कोई बर्फबारी देखकर झूमने को मजबूर हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें आई हैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से, जहां इन दिनों ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों, पेड़ पौधों, रास्तों, मकानों और दुकानों सब जगह पर बर्फ का ही कब्जा नजर आ रहा है। इस दौरान जो सैलानी देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर घूमने पहुंचे, उनके चेहरे कुदरत की इस करामात को देखकर खुशी से खिल उठे। कश्मीर इतना अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कश्मीर। हम इतने लकी है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिला है। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं और हम यहाँ पे आए और इन दिनों स्नोफॉल चल रहा है। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमको ये सब देखने का मौका मिला। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि एक बार तो भी गुलमर्ग विजिट कीजिए। ये वादियाँ बहुत अच्छी है, हमने देखा यहाँ पे, मतलब ये हमारा लक है। हम तो बोलते कि इतने मतलब लोग आते हैं 8-8, 10-10 दिन यहाँ पे रहते हैं, पर उनको ये चीज देखने नहीं मिलती है। हमको ये चीज मतलब पहले दिन हम लोग आए और ये चीज हमको देखने मिली। हालांकि एक तरफ सैलानियों को ये बर्फबारी रास आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर बर्फ का कब्जा होने से आवाजाही पर इसका असर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर करगिल हाईवे और श्रीनगर पुंछ रोड पर फिसलन और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं जोजिला दर्रे और रपीत की गली में भी बर्फ जमा होने लगी है, जिस कारण गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सड़कों पर जमी इस बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन की टीमों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, ताकि जल्दी से जल्दी यातायात को बहाल किया जा सके। गुरुवार की सुबह से ही पूरे कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। न सिर्फ सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई है, बल्कि बर्फबारी के चलते श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाला मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है यातायात के लिए, और साथ ही साथ करगिल राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब ठंड की मौसम की शुरुआत भी हुई है और ठंड बढ़ेगी। दूसरी तरफ कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हुई इस बर्फबारी ने कहीं न कहीं उत्साह बढ़ा दिया है। वैसे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात और ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हिमाचल के रोहतांग, लाहौल स्पीति और कांगड़ा से आई बर्फबारी की तस्वीरें वहां का ताजा सूरत हाल बयां कर रही हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश भी देखने को मिल रही है। इस बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने के आसार जताए हैं। कल को जो WD का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इसके पोस्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डिप करेंगे, फॉग फॉर्म होगी 2-3 दिन के लिए, डेंस फॉग जो है वो कुछ एक इलाकों में हो सकती है। कह सकते हैं कि सर्दी का आगाज हो गया उत्तर भारत में। हाँ जी, सर्दी तो विंटर जैसे वो होता है 15 नवंबर के बाद थोड़ा सा सर्दी शुरू हो जाती है, और सुबह शाम पहले भी सर्दी चल रही थी, लेकिन अभी जैसे बारिश हुई है तो इससे जो है वो ठंड और बढ़ेगी। उधर हिमाचल के पड़ोसी राज्य देवभूमि उत्तराखंड में भी रुक रुक कर बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें चमोली से आई हैं, जहां ताजा बर्फबारी ने इस देवभूमि की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। इस बर्फबारी के साथ ही सर्द हवाएं भी चलने लगी हैं, जिसके चलते राज्य में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चमोली के नीति घाटी में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी और करवट बदलने के साथ ही
यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है, जहाँ चोटियों पे लगभग चोटियाँ इस समय बर्फ से दिखाई दे रही है, वहीं नीचे बर्फबारी शुरू हो गई है। ठंड का प्रकोप इस समय बढ़ गया है। इस समय पूरी नीति घाटी जो यहाँ के लोग होते हैं, वो प्रवासी, वो निचले जगहों पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक बर्फबारी होती है। और ऐसे में अब यहाँ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिस कारण ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई तो इसका असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिला। राजस्थान के चूरू, सीकर, फतेहपुर शेखावटी से आई ये तस्वीरें ठंड के इसी तेवर को बयां कर रही हैं। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से घने कोहरे से लोगों के दिन की शुरुआत होती है, जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। जम्मू से अशरफ आनी, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और चमोली से कमर नयन सिलोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ये जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में कब से ठिठुरन वाली ठंड पड़ेगी। मेरी सहयोगी नीतू झा ने इस बारे में मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव से बातचीत की। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और इस बार की सर्दी क्या कुछ कहती है, हम समझेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप से। सर, ये बताइए, दिल्ली की सर्दी बेहद खास है। पूरा जो देश है, अभी अगर हम दक्षिण भारत की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें जहां सर्दियां नहीं पड़ती, वो इंतजार करते हैं कि कब दिसंबर, जनवरी की शुरुआत होगी, वो पहाड़ों पे आएंगे, दिल्ली आएंगे। इस बार मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर जो अगले एक हफ्ते की बात करते हैं तो फिलहाल दिल्ली में जो तापमान है कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। लगभग अभी 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान जो बना रहेगा, और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगले एक हफ्ते तक रहेगा। हालांकि जो सवेरे का समय है उस समय हमारे पास मॉडरेट या मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा, जो कि लगभग 10 बजे तक बना रहेगा। उसके बाद उस विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये जो मुख्य वजह है इसकी कि हमारे पास चूंकि रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अवेलेबल है और हवाएं धीमी धीमी चल रही हैं, तो इसके चलते ये मॉडरेट फॉग इस हफ्ते में मॉर्निंग आवर्स में रहेगा और टेम्परेचर में कोई खास सिग्निफिकेंट फिलहाल दिल्ली एनसीआर में चेंज नहीं होगा। अभी क्या कुछ मौसम विभाग प्रेडिक्ट कर रहा है कि क्या और बर्फबारी होने वाली है इस बार? क्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा ठंड हो सकती है, या फिर अगर हम फॉग की बात करें, कोहरे की बात करें, हवाओं की बात करें जो पहाड़ों से आती है, क्या कुछ प्रेडिक्शन है आप लोगों का? देखिए, फिलहाल तो हम लोग एक हफ्ते का पूर्वानुमान देते हैं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वाइज अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें कि जो पिछले 30 सालों में रहता है उसके हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो मोस्टली जो है जो 20 दिसंबर के बाद जो है हमारे पास जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उनका प्रभाव जो है ज़्यादा रहता है, और उस समय हमारे पास पहाड़ों पे बारिश होती है, साथ में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते होती है और उसके बाद जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चले जाते हैं तब हमारे पास हवा की दिशा में परिवर्तन होता है और नॉर्दर्ली विंड्स आती है। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर या जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर जहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते बर्फबारी हुई है वहाँ से हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आती है, तो उससे हमारे पास तापमान में गिरावट आती है। तो दिल्ली एनसीआर का मौसम तो हमने जान लिया। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के ही एक जगह सराय काले खां इलाके में, जहां पर स्क्रैप यानी कि कबाड़ से देश का पहला डायनासोर पार्क तैयार किया जा रहा है और इस पार्क का 85% काम पूरा हो गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि नए साल पर यह पार्क लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और पार्क की खास बात यह है कि यह पार्क बिल्कुल जंगल जैसा ही नजर आएगा, जिसमें 16 बड़े और 24 छोटे डायनासोर होंगे, जिनके अंदर बच्चों के मनोरंजन का खास ख्याल भी रखा गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छोटे बड़े 40 डायनासोर का ये अनोखा संसार देश की राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तैयार हो रहा है, जहां 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अब तक कुछ यूं आकार ले चुका है। ये डायनासोर पार्क यहाँ पर बड़े और छायादार पेड़ों के बीच स्क्रैप से इन अलग अलग आकार के डायनासोर को एमसीडी के वेस्ट टू वंडर पार्क की विस्तार योजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसका 85% काम पूरा हो चुका है। दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में ही स्क्रैप मटेरियल से इस तरह के डायनासोर्स बनाए जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस तरह के 40 डायनासोर
बनाए गए हैं और इन सब की खासियत ये है कि हर डायनासोर कुछ ना कुछ कहता है, यानी जब आप इनके चेहरों की तरफ देखेंगे तो एक एक्सप्रेशन आपको नजर आएगा। स्क्रैप मटेरियल से बने हैं तो बेहद खास भी हैं, क्योंकि इस तरह का पार्क दुनिया भर में कहीं मौजूद नहीं है। हालांकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डायनासोर के बहुत सारे पार्क तो हैं, लेकिन स्क्रैप मटेरियल से नहीं बने। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ये सबसे अनोखा और सबसे बड़ा डायनासोर पार्क होगा, जहाँ एक साथ अलग अलग प्रजाति के और अलग अलग शेप और साइज में जो डायनासोर हैं वो मौजूद होंगे। इस पार्क में 24 छोटे और 16 बड़े आकार के डायनासोर होंगे, जिनमें सबसे बड़ा डिप्लोडोकस डायनासोर 60 फीट ऊंचा, 71 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा होगा। इस पार्क को बनाने में करीब 300 टन मेटल स्क्रैप, हॉर्टिकल्चर वेस्ट और CND वेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रैप से बने इन डायनासोर को जंग से बचाने के लिए PU कोटिंग भी की जा रही है। इसके अलावा ताड़ के पत्तों से बने डायनासोर के ऊपर खास केमिकल का लेप लगाया जा रहा है, जिससे ये सालों साल ऐसे ही बने रहे। मेरे साथ मेरे दूसरे 8-10 आर्टिस्ट की जो टीम है, तो हम मिल के पूरा जान लगा दिया इस पार्क को बनाने में। और आप जैसे देख रहे हो, ये स्टेगोसोरस नाम है इस प्रजाति का। तो टोटल 15 ब्रीड के डायनासोर हमारे हैं, और 15 ब्रीड में से जो 16 डायनासोर है वो बड़े हैं और 24 डायनासोर है जो छोटे हैं। तो हमने पूरा का पूरा जहाँ पे कार्य जो यूज़ किया है, तो ध्यान में रख के किया है कि अच्छा जो स्क्रैप मटेरियल है उसका एक्चुअल यूज हो। इन डायनासोर्स का डिजाइन तैयार करने वाले आर्टिस्ट विनीत बरोट ने बताया है कि इन सभी डायनासोर्स को बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना जन्मदिन मनाने के लिए बुकिंग भी करा सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्क में मौजूद डायनासोर की गर्दन और पूंछ हिलेगी भी, और वहीं लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम से अचानक अंधेरा भी हो जाएगा, रंगीन लाइट जलेगी और डायनासोर की आंख से रंगीन लेजर लाइट भी निकलेगी। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को एक अनोखा अनुभव कराया जा सके। जब बनाने का सोच रहे थे पार्क के लिए, तो एज एन स्कल्पचर जो आर्ट वर्क बनता है तो वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसमें इंटरैक्टिव किस तरीके से हो सकता है, और जो लाइवनेस क्रिएट करना है। मतलब डायनासोर तो हम सभी को पता है कि चलो इतने डायनासोर है, जैसे पार्क बनते आए। तो अब मुझे लग रहा था कि इस डायनासोर के अंदर जो इंटरैक्टिव चीज़ डालनी है बच्चों के लिए, एज एन यंगस्टर के लिए, कि सबके लिए देखा जाए तो एक आर्ट में एक नया इंटरैक्टिवनेस जब हम पब्लिक आर्ट में जब क्रिएट करेंगे, तब एक नया हमारे यहाँ पे कहे जाए तो इंडिया में शुरू होगा, वो जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। पार्क में कुल 15 प्रजातियों के डायनासोर बनाए जा रहे हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। यानी दिल्ली के इस डायनासोर पार्क में घूमना ऐसा होगा जैसा किसी जुरासिक पार्क में हो। पार्क में बाकी बचे काम को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी इसे लोगों के लिए खोल दिया जाए। दिल्ली में एक खास और अनोखा तरह का डायनासोर पार्क जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो जो लोग डायनासोर के बारे में जानना समझना चाहते हैं या जो रुचि रखते हैं, वो इस पार्क अपने बच्चों को लेके पहुंच सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डायनासोर्स की दुनिया क्या कुछ कहती है। विजय रितेश मिश्रा के साथ नीतू झा, दिल्ली। और अब बात करते हैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। BSF आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग में मौजूद BSF ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद गृह मंत्री ने पराक्रम के 59 साल पूरे होने पर BSF के रणबांकुरों की जमकर तारीफ की। साल 1965 में गठन के बाद से ही सरहद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए BSF की जमकर तारीफ की। पहले BSF के स्थापना दिवस समारोह दिल्ली में मौजूद मुख्यालय में हुआ करते थे, लेकिन साल 2021 से BSF के प्रशिक्षण केंद्रों में इनकी शुरुआत हुई और साल 2021 में जैसलमेर, 22 में अमृतसर और साल 2023 यानी कि इस साल हजारीबाग में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल के 59वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबके साथ यहां उपस्थित हूं। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये सिर्फ BSF का घोष वाक्य नहीं है,
1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है। मेरे 5 वर्ष के गृह मंत्री के अनुभव में जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में भी सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है और पूरा देश और विशेष कर मैं गृह मंत्री आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ से बीएसएफ की सराहना बेवजह नहीं है। सरहद पर बीएसएफ के वीर जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही हम महफूज हैं। चाहे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर खून जमा देने वाली सियाचिन ग्लेशियर हो या फिर गर्मी में झुलसा देने वाला राजस्थान का थार मुरसल हो, सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वजह से ही पाकिस्तान का हर नापाक मंसूबा हर बार नापाक हुआ है। हर बार बीएसएफ के रणबांकुरों की वजह से ही पाकिस्तान को उसकी छोटी से छोटी हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब मिला है और सीमा की रखवाली 59 साल पुरानी इस फोर्स के हवाले है। उनकी मुस्तैदी की वजह से ही हम रात में चैन की नींद सो पा रहे। करीब 60 दशक से सीमा प्रहरी मुस्तैदी से हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हमें बीएसएफ के अस्तित्व में आने की वजह को भी जानना बहुत जरूरी है। साल था 1965, जब भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले बीएसएफ का अस्तित्व नहीं था। लड़ाई से पहले पाकिस्तान से लगी 3323 किलोमीटर की सीमा की जिम्मेदारी स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन पर थी। 1965 के युद्ध में भारत के सरदार चौकी, छारपेर और बेरिया बेट पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। स्टेट रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, लेकिन उस वक्त बीएसएफ जैसे किसी संगठन की जरूरत महसूस हुई जो इस तरह के हमलों से निपटने में माहिर हो, और इसी सोच ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जन्म दिया। 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करने के लिए बीएसएफ अस्तित्व में आई। हालांकि बीएसएफ अब भारत पाकिस्तान सीमा के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा की भी सुरक्षा करती है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसएफ पर कौन कौन सी जिम्मेदारी और इसका निर्वाह बीएसएफ 50 साल से ज्यादा वक्त से किस तरीके से कर रही है। चाहे युद्ध छिड़ा हो या फिर शांति का समय हो, बीएसएफ के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं, अपनी ड्यूटी लगातार निभाते हैं। शांति के समय वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, सीमा पार होने वाले अपराधों पर भी लगाम लगाते हैं। इसके अलावा बीएसएफ पर घुसपैठ, अवैध प्रवास और सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने की भी जिम्मेदारी है। सीमा पर मौजूद रहते हुए खुफिया सूचना जुटाना भी बीएसएफ की जिम्मेदारियों में शामिल है, जबकि युद्ध के दौरान बीएसएफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सीमा पर जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, वहां बीएसएफ के जवानों को भेजा जाता है, जहां वो एक तय दायरे में रहकर युद्ध लड़ते हैं। बीएसएफ देश का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपना
हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। और दूसरे देशों के सशस्त्र बलों की तुलना में बीएसएफ कई मामलों में अलग है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। बीएसएफ की 186 बटालियन है, जिनमें 2,57,000 से ज्यादा जवान हैं। इसके अलावा बीएसएफ की ऊंट और डॉग विंग भी है। बीएसएफ की 3 बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में शामिल है, जो कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में तैनात है। मौजूदा समय में बीएसएफ की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन खास तौर पर इस बहादुर फोर्स का फोकस पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा तो पूरब में भारत और बांग्लादेश की सीमा है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ, तस्करी के मामले सामने आते हैं। हालांकि दोनों देशों से सटी सीमाओं पर देश के दुश्मनों के खिलाफ एक फोर्स के तौर पर बीएसएफ का सक्सेस रेट बहुत ऊंचा है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।